इस समय जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो दुनिया भर में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, दूसरी तरफ अलग अलग तरीके के ट्रेड डील्स हो रही हैं, डी डॉलराइजेशन की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं, यानी बहुत सारे न्यूज फ्लोज हैं और मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स पर इसका कितना असर पड़ रहा है ये हमें और आपको दिखाई भी दे रहा है। लेकिन अब आगे कमोडिटी मार्केट किस तरीके का बिहेवियर करेगा, इसके ऊपर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। और कमोडिटी मार्केट को लेकर के, बुलियन मार्केट को लेकर के खास तौर पर कई तरीके की रिपोर्ट्स पब्लिश होती रहती हैं। आज इस वीडियो में एक बेहद खास रिपोर्ट के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, स्टोनेक्स की एक रिपोर्ट आई। उनका कहना है कि अगर बहुत ज्यादा हालात जो जियोपॉलिटिकल चल रहे हैं दुनिया में वो नहीं बिगड़ते हैं, यानी कि अगर सब चीजें थोड़ी पॉजिटिव रहती हैं, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहती हैं, तो साल 2026 के आखिर तक सोने की कीमतें करीब करीब $4000 प्रति औंस के आसपास रह सकती हैं। और चांदी के लिए इन्होंने कहा है कि $55 से $60 प्रति औंस के बीच कारोबार कर सकती है ये। अब देखिए, ये रिपोर्ट इसलिए हम इस वीडियो में आपके सामने मेंशन कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही समय पहले, जो इससे पहले की रिपोर्ट स्टोनेक्स ने दी थी, उसमें कहा था कि साल के अंत तक सोना $4000 के नीचे चला जाएगा। लेकिन सिनेरियो ऐसा बना कि ये काफी ज्यादा पहले $4000 के नीचे जाता हुआ हमें सोना दिखाई दिया। तो फिलहाल निवेशकों की नजर इस समय बुलियन के ऊपर है, निवेशकों की नजर इस समय खास तौर पर सोने के ऊपर है। फिलहाल गोल्ड में क्या कुछ चल रहा है, कैसा आउटलुक नजर आ रहा है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चिराग मेहता जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं क्वांटम एएमसी से। सो वेलकम टू गुड रिटर्न्स। Thank you so much for having me. It's pleasure to be here. सर, सबसे पहले थोड़ा सा गोल्ड मार्केट में क्या कुछ चल रहा है वो आपसे समझना चाहते हैं। अभी तक का जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बाद ट्रेंड रहा है गोल्ड का, और आगे के लिए जो भी आउटलुक एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, उसको किस तरीके से समराइज करेंगे? जी, अब तक हमने जो देखा है गोल्ड मार्केट फंडामेंटल्स जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से चल रहा है। हमने जनवरी में पीक आते हुए देखा था $5500 के पास। उसके बाद गोल्ड गिर के क्लोज टू 3900 4000 के आसपास अब तक सपोर्ट ले रहा है और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है 4000 4100 के आसपास। तो हमें लगता है कि अभी जो मार्केट प्राइस कर रहा है वो ये है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशन है 2 से 3 रेट हाइक की यूएस मार्केट में। हमें लगता है कि यहाँ से शायद ही रेट हाइक होगा यूएस मार्केट में। जब तक रियल यील्ड्स जो इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन जो बोलते हैं, अगर जब तक वो ऊपर रहता है या ऊपर जाता है, गोल्ड दबाव में रहेगा। उस वजह से डॉलर में भी स्ट्रेंथ आता है और उस वजह से अगेन गोल्ड में इम्पैक्ट आता है। हमें लगता है कि आगे जाके रियल इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से नीचे जा सकते हैं। उसके 2 कारण हैं। एक, इंटरेस्ट रेट हाइक यूएस में कम होंगे, ग्रोथ में इम्पैक्ट आना चालू हो जाएगा, क्योंकि हम जो लीडिंग इंडिकेटर्स देख रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ में कहीं ना कहीं हमें दबाव आते हुए दिख रहा है और इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक स्टिकी रहेगा। तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे और उस वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। सो हमें लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क गोल्ड में कम दिख रहा है बेस्ड ऑन फंडामेंटल फैक्टर्स। और यहाँ से अगर द वे वी आर सीइंग वैसा पैन आउट हुआ कि रियल इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से नीचे जाते हैं या डॉलर में नरमी आती है, तो गोल्ड को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और गोल्ड प्राइसेस अच्छा करना चालू कर सकते हैं। सो हमारा व्यू काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है यहाँ पे। सर्कमस्टेंसेस जो गोल्ड को ड्राइव करते हैं, और अगर इन्वेस्टर्स देख रहे हैं ऐड करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 30% करेक्ट कर चुका है गोल्ड। नॉर्मली जब भी बुल मार्केट होता है, बड़ा बुल मार्केट गोल्ड में, ऐसे 30% के आसपास के करेक्शन हमने देखे हुए हैं जी। और प्रीवियस बुल मार्केट है, यहाँ पे बॉटम से पीक तक गोल्ड की रैली नियरली 5 to 6 टाइम्स होती है। ये बुल मार्केट में अब तक 4 से नीचे की बढ़त हमने देखी है। सो अभी भी फ्रॉम अ बुल मार्केट पर्सपेक्टिव स्कोप है यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस को अच्छा करने के लिए, और फंडामेंटल फैक्टर्स भी काफ़ी सपोर्टिव है गोल्ड के लिए।
यानी कि हम आने वाले कुछ 3 से 6 महीनों में गोल्ड को ऊपर जाता हुआ ही देखेंगे, क्योंकि देखिए सर, जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और फेस्टिव सीजन की शुरुआत जो है वो लगभग होने वाली है। जुलाई अगस्त के मंथ के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाती है और गोल्ड का कंजम्पशन बेसिकली बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो सोना रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि लोगों की रडार पे आया है, लेकिन कंजम्पशन हमेशा से ही भारत में होता रहा है गोल्ड का, और इस सीजन में ज्यादा हो जाता है। तो फिलहाल ये सही समय है क्या सोना खरीदने का? आगे आने वाले 3 से 6 महीनों के लिए अगर हम देखें तो क्या प्राइस और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है? जी हमें लगता है कि यहाँ पे एक आध महीने तक कंसोलिडेट और कर सकता है, क्योंकि क्लैरिटी आने के लिए हमें एक फेड मीटिंग लगेगी जहाँ पे जो फेड के एक्सपेक्टेशंस मार्केट मान के चल रहे हैं, और अभी तक केविन वॉश के जो भी स्टेटमेंट जो फेड चेयर है उनके भी काफी हॉकी स्टेटमेंट रहे हैं टू सम एक्सटेंट। सो हमें लगता है कि इकोनॉमी दो तरीके से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं ले सकती है, क्योंकि यूएस के डेट लेवल्स बहुत ज़्यादा है। यूएस में डेट 125% ऑफ जीडीपी पे है, $38 ट्रिलियन ऑफ डेट है। 1% इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट $380 बिलियन के इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा देती है। सो अभी भी ऑलरेडी $1 ट्रिलियन के इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे, उसके ऊपर अगर वो 30% से बढ़ जाता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा यूएस की इकोनॉमी पे। सो आई थिंक यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के चांसेस नहीं है। और दूसरा ये है कि हमें लगता है कि ग्रोथ कहीं ना कहीं डेसेलरेट होगा, नीचे आएगा, इस वजह से वो रेट हाइक नहीं करेंगे। सो इन ऑल सर्कमस्टेंसेस नेक्स्ट 1-2 महीने में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, और हमें लगता है कि मार्केट को क्लैरिटी मिलेगी कि एक रेट हाइक या तो जीरो रेट हाइक की तरफ हम जाएंगे आगे जाके, और उस वजह से जो मार्केट एक्सपेक्टेशन जो मिस प्राइस हुए हैं अभी, आई थिंक वो सही हो जाएंगे और गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। सो आई थिंक कंसोलिडेशन थोड़े टाइम तक और रह सकता है हमारे साथ। डाउनसाइड रिस्क यहाँ से मुझे कम लग रहा है और अपसाइड रिस्क ज्यादा लग रहा है गोल्ड प्राइसेस में। तो अगर आप एलोकेशन करना चाहते हैं या सोना खरीदना चाहते हैं तो ये अच्छे लेवल है, जहाँ पे ऑलरेडी 30% हमने घटते हुए देखा है सोने को इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो इट इज अ गुड टाइम टू एलोकेट। ओके सर, हम ये कह रहे हैं कि हमें डाउनसाइड रिस्क थोड़े कम नजर आ रहे हैं इस समय, लेकिन क्या रिस्क हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेयर केस की तरफ लेकर के जा सकते हैं गोल्ड को? क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। हमने देखा था ईरान और यूएस के बीच में सीजफायर हो गया था, तब एक बार फिर से सोने और चांदी में तेजी आती दिखाई दी थी, लेकिन एक बार फिर से वो युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं लगातार, जिस तरीके की ट्रेड डील्स हो रही हैं बाकी नेशंस के बीच में, और चाइना जिस तरीके से लगातार खरीदारी कर रहा है, या अलग अलग एशियन जो कंट्रीज हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो जिस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, वहां पर भी गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा फोकस में आता है। तो कुछ डाउनसाइड रिस्क हैं अभी भी जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है? जी बिल्कुल, हर एक मार्केट में कुछ ना कुछ डाउनसाइड रिस्क होते हैं, मगर उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो ध्यान में रखना चाहिए। पहले गोल्ड गिरा था क्योंकि इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था, उसके चलते हुए सेंट्रल बैंक्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था मगर रेट हाइक करने के अलावा या हॉकिश पोस्चरिंग करने के अलावा। ये अभी देखें तो जो रिएक्शन मार्केट्स ने लास्ट टाइम जब ये वॉर चालू हुई थी तभी दिया था इन टर्म्स ऑफ क्रूड प्राइसेस, तभी क्रूड $120 के करीब पहुंच गया था। अभी देखें $80 के आसपास कारोबार कर रहा है क्रूड ऑयल। सो हमें लगता है कि मार्केट अभी तक उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक अजम्पशन मार्केट में है कि ये सबसाइड हो जाएगा, ये कुछ लॉन्ग ड्रॉन नहीं होगा। अगर लॉन्ग ड्रॉन होता है तो एक रिस्क बन जाता है मार्केट के लिए। और जैसे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप को जीत की तरफ लाने के लिए ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेशन नीचे की तरफ होने चाहिए। सो आई थिंक दे ट्राई इन ऑल बेस के इन्फ्लेशन कैसे नीचे रखे, और ऑयल एक बड़ा डिटर्मिनेंट होता है यूएस मार्केट में, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन बास्केट का एक बड़ा हिस्सा होता है ऑयल प्राइसेस। तो हमें लगता है कि इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ये 1-2 महीने में कंसोलिडेट करके सिचुएशन शुड कम टुवर्ड्स नॉर्मलसी, और वहाँ पे आई थिंक अगेन गोल्ड फेवर में आ जाएगा।
ओके। सर, आपने इन्फ्लेशन की बात की है तो एक बार फिर से थोड़ा मिडल ईस्ट टेंशन्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्रूड एक बार फिर से तेजी से ऊपर आ रहा है। $85 पर बैरल की अगर हम बात करें तो रीसेंट प्राइसेस $80 to $85 पर ही ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दिए जब से मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ती दिखाई दी। अब क्रूड का बढ़ना किस तरीके से गोल्ड को इंपैक्ट कर रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले जब क्रूड बढ़ा था तो हमने उसको 150 के लेवल पर भी जाते हुए देखा था। तो अभी एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्या क्रूड अभी भी तेजी से बढ़ता दिखाई देगा और उसका फिर गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? जैसे मैंने कहा कि क्रूड का रिएक्शन इस टाइम इतना अग्रेसिव नहीं है जैसा लास्ट टाइम था। मार्च में जब भी ईरान वॉर चालू चालू हुआ था तभी क्रूड ऑयल $120 पे पहुंच गया था, अभी 85 पे ही है। तो अभी भी काफी नीचे है उस स्तर से। और उसका रिलेशन क्या होता है कि अगर क्रूड बढ़ता है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सेंट्रल बैंक के पास और कोई चारा नहीं होता है मगर रेट हाइक की तरफ बढ़ना। सो या तो बताना कि हम काफी ज्यादा रेट हाइक करेंगे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। सो अगर वो होता है तो गोल्ड के लिए वो नेगेटिव होता है, क्योंकि उससे रियल इंटरेस्ट रेट्स है वो थोड़े ऊपर हो जाते हैं। सो जैसे रियल इंटरेस्ट रेट्स अगर ऊपर होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन होता है, वो गोल्ड के इन्वर्स चलते हैं। सो अगर रियल इंटरेस्ट रेट ऊपर है तो गोल्ड नीचे होगा, रियल इंटरेस्ट रेट नीचे है तो गोल्ड नीचे होगा। सो ऑपोजिट चलते हैं। तो उस वजह से गोल्ड दबाव में है अभी। सो आई थिंक ये थोड़ी सी मिस प्राइसिंग है जहाँ पे इन्वेस्टर्स उसको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। जब भी 3 रेट हाइक की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, देख रहा है, हमें लगता है कि कम होंगे रेट हाइक और उस वजह से गोल्ड में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है इन टर्म्स ऑफ, अगर आपका व्यू 1-2 साल का है तो गोल्ड में। जी सर, बहुत सारी रिपोर्ट्स में हमने ये पढ़ा कि गोल्ड जो है वो 1 लाख के नीचे भी जा सकता है। जब सोने में थोड़ी हलचल जो थी वो ज्यादा होने लगी थी, बहुत रिपोर्ट्स आई थी बेयर केसेस की, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि 2 लाख के पास भी पहुंच सकता है। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में स्टोनेक्स की रिपोर्ट की बात की, वो भी यही कह रही है कि अच्छा सिनारियो बनता दिख रहा है गोल्ड में। लेकिन अगर हम बात करें आपके क्या इस समय टारगेट्स होंगे, क्या गोल्ड इस समय 1 लाख से 2 लाख के बीच की रेंज की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 3 से 6 महीने में कहां जाता दिख रहा है? टारगेट्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जी, हमारे कोई टारगेट्स नहीं है, मगर जो हमारा व्यू है काफ़ी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव है 2-3 चीज़ों की वजह से। एक, रियल इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से नीचे आएंगे, सेंट्रल बैंक बाइंग कंटिन्यू रहेगा। हम आज आज नहीं बोल रहे हैं, हम 2008 की जीएफसी क्राइसिस के बाद ये हमारा एक बड़ा अजम्पशन था या एक बड़ा ऑब्जर्वेशन था कि सेंट्रल बैंक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कंटिन्यू रहेगी। और हमने देखा है कि काफ़ी हद तक वो एक्सेलरेट होगी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। तो वो एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। और हमें लगता है कि ओवरऑल ग्लोबल जो मैक्रो फैक्टर्स है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होंगे, क्योंकि एक स्टैगफ्लेशनरी सिनारियो होने के चांसेस बढ़ गए हैं। एंड दैट विल बी पोस्ट मिड टर्म इलेक्शंस, पोस्ट नेक्स्ट ईयर। आई थिंक तब तक अच्छी इकोनॉमी चल रही है, वो एक नैरेटिव होगा यूएस मार्केट्स में। मगर उसके बाद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो नैरेटिव फिजल आउट होते हुए दिखेगा नंबर्स में। सो आई थिंक एक स्टैगफ्लेशनरी सिनारियो जहाँ पे ग्रोथ कम होती है और इन्फ्लेशन स्टिकी होता है, वो एनवायरनमेंट में गोल्ड काफ़ी अच्छा करता है। सो आई थिंक ये तीनों रियल पॉसिबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी इनकी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि गोल्ड प्राइसेस उसके चलते हुए फंडामेंटली बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर ये ऐसे ही पैन आउट हुआ तो। और सर, जब हम गोल्ड के आउटलुक की बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स को देखना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही यूएस का कोर सीपीआई डेटा भी आया है। क्या ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की प्राइसिंग पर अफेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इन्फ्लेशन जैसे कोर सीपीआई का डेटा कल आया तो उसकी वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक नीचे था एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशंस। जी। तो उसके चलते हुए एक गोल्ड में बड़ा उछाल आया था इमीडिएटली आफ्टर दैट रीडिंग। उसका ये कहना था कि कि इन्फ्लेशन अगर नीचे रहता है या नीचे के स्तर पे रहता है, सेंट्रल बैंक इतना हाइक नहीं करेंगे क्योंकि उनको ग्रोथ पड़ता है। मगर केविन वॉश के इमीडिएटली उसके बाद स्टेटमेंट आई थी कि हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में रहे। ना ये रीडिंग आई है अच्छी है, मगर हम इंश्योर करेंगे कि इन्फ्लेशन नीचे आए। उस वजह से थोड़ी सी अगेन गोल्ड में रिवर्सल देखने को मिली। मगर इनका रिलेशन यही है कि सेंट्रल बैंक्स वो इन्फ्लेशन प्रिंट पे कैसा रिएक्ट करेंगे और उस वजह से रियल रेट्स किधर जाएंगे। ये एक बड़ा फैक्टर है। डॉलर इंडेक्स जैसे आपने कहा कि डॉलर इंडेक्स के ऑपोजिट गोल्ड नॉर्मली चलता है।
क्योंकि गोल्ड एक मॉनेटरी एसेट है, डॉलर डेप्रिशिएट होता है जी। बिकॉज उनके फिस्कल बैलेंसेस अच्छे नहीं है, डेट ज्यादा है, डेफिसिट बढ़ रही है। सो उस वजह से डॉलर में कमजोरी होती है ओवर लॉन्ग टर्म। और उस वजह से किसके सामने अगर डॉलर डेप्रिशिएट हुए, सब करेंसी सिमिलर स्टेट में है, इस वजह से गोल्ड के सामने वो डेप्रिशिएट होती है, और उस वजह से गोल्ड अच्छा करता है एज कम्पेयर टू करेंसीज। ओके। सर, एक और कंट्री है जो गोल्ड को लेकर के काफी ज्यादा अग्रेसिवली बाइंग कर रही है। जनरली हमने देखा है कि इंडिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जहां पर सोना सबसे ज्यादा खरीदा जाता है, कंज्यूम किया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है। चाइना इस समय बहुत तेजी से सोना खरीद रहा है, और दूसरा एक बड़ा फैसला जो चाइना ने किया है वो बेसिकली अपने फ्यूचर्स में जो है वो गोल्ड को लेकर के, गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग जो है वो 24 जुलाई से बंद करने जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहे हैं। इससे गोल्ड के प्राइसेस पर क्या असर पड़ सकता है? जी, चाइना एक बड़ा सपोर्ट है गोल्ड मार्केट के लिए। और जैसे हमने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद देखा कि ओवरनाइट सेंट्रल बैंक के जो एसेट्स थे वो फ्रीज हो गए ओवरनाइट, रशियन एसेट्स जो थे। उसके चलते हुए सब सेंट्रल बैंक्स को अपने कंट्रोल में उनके एसेट्स चाहिए, जहाँ पे उनकी कंट्रोल में वो डिसीजंस ले सके। अगर आपके एसेट्स फ्रीज हो जाते हैं तो वो कोई काम के नहीं रहते। हम्म। सो वहाँ पे सेंट्रल बैंक बाइंग हमने बहुत जोर से आते हुए देखा। 3 साल 1,000 टन की बाइंग थी, लास्ट ईयर 860 टन्स की बाइंग थी। सो हमें हम्म। लगता है कि ये सपोर्ट रहेगा और चाइना विल बी वन ऑफ द बिग बायर्स ऑफ गोल्ड। हम्म। स्पेकुलेशन ये भी है कि चाइना ज्यादा बाय कर रहा है, डिस्क्लोज कम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बाइंग, बिकॉज चाइना में भी गोल्ड प्रोड्यूस होता है काफी हद जी। तक। और वो इंटरनल प्रोडक्शन कितना बाय कर रहे हैं वो पता नहीं चल सकता है। सो हम्म। ओवरऑल चाइनीज बाइंग, क्योंकि उनके अभी भी फॉरेक्स रिजर्व्स जो गोल्ड में हैं वो जस्ट हम्म। 10% ऑफ their रिजर्व्स गोल्ड में है। बाकी ग्लोबल एवरेज 27% है, और जो डेवलप्ड नेशंस है वो करीब करीब 70-80% गोल्ड में है। सो आई हम्म। थिंक चाइना का रनवे काफी ज्यादा है। और उनके ऊपर भी उनके रिलेशंस कभी अच्छे होते हैं, कभी अच्छे नहीं होते हैं यूएस के साथ। सो आई डोंट थिंक दे विल टेक अ रिस्क, तो वो बढ़ाते जाएंगे अपने रिजर्व्स गोल्ड में। क्योंकि उनके अगर एसेट्स जो यूएस में है वो फ्रीज हो जाएं तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, या ग्लोबली जो है वो फ्रीज हो जाए तो इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। सो ओके। कहीं हमें लगता है कि चाइनीज सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय करते रहेंगे। और जो उनके फ्यूचर्स पे उन्होंने जो डिसीजन लिया है, आई थिंक इट वाज टू कर्ब स्पेकुलेशन। गोल्ड प्राइसेस हम्म। वोलेटाइल थे और काफी हद तक लेवरेज बहुत हो रहा था वो मार्केट में। तो कहीं ना कहीं वो सबसाइड करने के लिए वो ये स्टेप्स ले रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि चाइनीज गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को एनकरेज कर रहे हैं गोल्ड में पैसे डालने के लिए, क्योंकि हम्म। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में होते थे और वो लिक्विड थे और रियल एस्टेट मार्केट अच्छा नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दे वर एनकरेजिंग के लोग इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में डालें। और वो हमने काफ़ी हद तक वो बाइंग बिहेवियर में आते हुए देखा है। ये जो मूव है इट्स नॉट टू डिस्करेज, बट एक्सेस स्पेकुलेशन है वो किल हम्म। करने के लिए फ्यूचर्स मार्केट में उन्होंने ये जो किया है। जी। लेकिन सर, चाइना के बाइंग के पीछे और बाकी एशियन कंट्रीज के गोल्ड बाइंग के पीछे क्या डी डॉलराइजेशन की थ्योरी एक्सेप्टेबल है? क्योंकि बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स में डी डॉलराइजेशन का टर्म काफी बार यूज हो रहा है। या जो डी डॉलराइजेशन का टर्म है काफी लूजली यूज हो रहा है, हम्म। मगर एक हद तक यूएस के फिस्कल बैलेंसेस काफी अनसस्टेनेबल है। हम्म। अगर कोई कंट्री 130 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी प्रिंट कर रहे हैं, हम्म। और $100 का जीडीपी जनरेट कर रहे हैं, तो काफी अनसस्टेनेबल है। और ये कैसे भरते हैं ये गैप? बाय प्रिंटिंग न्यू मनी। तो उनके डेफिसिट बढ़ रहे हैं, डेफिसिट डेट में जा रहे हैं। सो उस वजह से उनके जो फिस्कल बैलेंसेस है काफी अनसस्टेनेबल है। तो एक इकोनॉमिक रीजन भी है हम्म। क्यों लोग डॉलर से दूर जा रहे हैं। और जो पॉलिसी मेकिंग हम देख रहे हैं आज की दौर में यूएस की, काफी अनसर्टन है। एक मी फर्स्ट पॉलिसी है, आइसोलेटेड वर्ल्ड की पॉलिसी है। सो आई थिंक वहां पे भी लोग दूर जा रहे हैं यूएस से। सो आई थिंक एक डी डॉलराइजेशन या मूविंग अवे फ्रॉम द डॉलर जो ट्रेंड है, हमें लगता है कि वो जारी रहेगा, गिवन स्पेशली द इकोनॉमिक रीजन कि वहाँ पे उनके फिस्कल बैलेंसेस काफ़ी हद तक अच्छे नहीं हैं और हम्म। डिटीरियरेट होते जा रहे हैं। उनके खुद के प्रोजेक्शंस, बजट ऑफिस के प्रोजेक्शंस अगले 10 साल के लिए है कि 10 साल के लिए उनके डेफिसिट्स जारी रहेंगे। आज अच्छा इकोनॉमी है फिर भी वो 6% ऑफ जीडीपी का डेफिसिट चला रहे हैं।
इंडिया जब 4-4.5% भी करता है तो एक बड़ा नॉइस हो जाता है जी। कि अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। तो अच्छे टाइम पे भी 6% ऑफ जीडीपी अपने डेफिसिट चला रहे हैं, तो काफी अनसस्टेनेबल है। इसलिए लोग दूर जा रहे हैं डॉलर से। ओके सर, थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिहाज से एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक नजर आ रहा है इस समय गोल्ड का, तो बेसिकली अब अलोकेशन क्या बदलने की जरूरत है पोर्टफोलियो में? क्या एक बार फिर से पोर्टफोलियो को रीजेक करने की जरूरत है? गोल्ड को लेकर के अभी फिलहाल किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? काफी इन्वेस्टर से हम बात करते हैं, हमने देखा है कि काफी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो गोल्ड में अंडर एलोकेटेड है। अगर आपकी अंडर एलोकेटेड पोजिशंस है आज से, हमारे हिसाब से 15% एलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि हार्ड नंबर्स रिसर्च बताते हैं कि 15% एक ऑप्टिमल एलोकेशन है गोल्ड के लिए। तो अगर आपका 15% एलोकेशन नहीं है, ये अच्छा टाइम है आपका एलोकेशन बढ़ाने के लिए। डिपेंड्स आपके एलोकेशन क्या है, उसके हिसाब से कॉल लीजिए। अगर 15% नहीं है तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जब भी गोल्ड प्राइसेस नीचे हैं, कि आप अपने एलोकेशंस बढ़ा सकते हैं गोल्ड में। और गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा जरिया होता है, एक प्राइस एफिशिएंट, हैसल फ्री, कन्वीनियंट तरीका है आपके गोल्ड एलोकेशन बढ़ाने के लिए। ओके सर, तो म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ्स या फिर इंडिया में जिस तरीके से फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, कैसे करके हम इस समय गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आई थिंक गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड एक ही चीज है। गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ में डालते हैं, गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड में डालते हैं। आप कोई भी विकल्प चुनिए, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड, दोनों आपके लिए सही है, दोनों सिमिलर रिटर्न्स देंगे आपको। और एक बहुत ही प्राइस एफिशिएंट फॉर्म होता है। आपको होलसेल मार्केट में जो डीलिंग होती है वो रिटेल लेवल पे आपको गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स लाके देते हैं। जो आप अगर मार्केट में फिजिकल बाय करने जाएं तो आपको काफी प्रीमियम देना पड़ता है, और जितना छोटा डिनोमिनेशन बाय करे उतना ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। प्लस प्योरिटी के रिस्क होती हैं, स्टोरेज के रिस्क होती हैं। यहाँ पे दोनों फंड हाउस टेक केयर करता है कि गोल्ड पूरा प्योर हो और आपका गोल्ड सुरक्षित जगह पे रखा जाए और पूरा पूरा इंश्योर्ड हो। सो ओवरऑल आई थिंक गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड एक सही तरीका होगा इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेशन बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच चिराग, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सोने के बाजार में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर के हलचल काफी ज्यादा है और न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा है, तो निवेशक हर समय कुछ एक नए सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मुझे लगता है काफी क्लैरिटी गोल्ड को लेकर के इस वीडियो के थ्रू हमारे व्यूअर्स को मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।